दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के लिए पढ़ेंगे हम लोग प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे कि किसी तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में किस तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाते हैं। दोस्तों कुल 4 क्वेश्चन पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं चारों को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में परिवर्तन किस तरह से होता है। सबसे पहले उसको समझते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब किसी चालक तार को हम लोग खींचते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, वो घटता है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध में क्या होगा, तो दोस्तों इसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन इसका आयतन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्थिर होता है। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार का दोस्तों क्या है, इसका हम यहाँ पे लिखते हैं लंबाई। सपोज करिए कि L1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। और दोस्तों इस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध सपोज करिए कि रो है, मान लीजिए ये क्या है, रो है। ठीक है, और इस समय चालक तार का प्रतिरोध मान लीजिए ये R1 है। ठीक, अब दोस्तों क्या करते हैं, मान लीजिए कि जब चालक तार को खींच करके इसकी लंबाई में हम लोग वृद्धि करते हैं, चालक तार को खींच के क्या करते हैं, इसकी लंबाई को वृद्धि करते हैं। तो जब दोस्तों चालक तार को खींच करके इसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई जो है अभी के टाइम में L2 हो गया, और सपोज करिए दोस्तों इसका प्रतिरोध क्या हो गया, R2 हो गया। और इसका ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं, इसको A1 मान लीजिएगा दोस्तों और इसको A2 मान लीजिए। ठीक है, अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे तो दोस्तों इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध रो होगा। ठीक है, क्या होगा, रो होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों सेम मटेरियल को ही खींच रहे हैं तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। ठीक, अगर रेडियस और व्यास को भी आप मानना चाहते हैं तो दोस्तों इसका रेडियस आप R1 मान सकते हैं और इसका व्यास D1 मान सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों इस वाले को आप इसका रेडियस जो है R2 मान सकते हैं, चालक तार की जो त्रिज्या है, और इसका व्यास की बात करें तो आप उसको D2 मान सकते हैं। ठीक है, डायामीटर को D2 मान लेंगे। अभी दोस्तों क्या होगा, खींचने से पहले अगर हम प्रतिरोध की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध है R1, इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रो इंटू L1 अपॉन A1। ठीक है, और खींचने के बाद जो इसका प्रतिरोध हो गया, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं R2 इक्वल टू रो इंटू L2 अपान क्या लिख सकते हैं, A2। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लिए होंगे और ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। हाँ, तो दोस्तों आइए हम इसको और अच्छे से क्लियर आपको करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए कि तार को जब हम लोग खींच ले रहे हैं, ठीक है, तार को क्या किए, खींच दिए, तो इसमें दोस्तों आयतन जो है वॉल्यूम वो क्या है, कांस्टेंट, और आयतन का फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो अभी अगर ये आयतन हमारा कांस्टेंट है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2। A2 इंटू क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो दोस्तों कुछ रिजल्ट हम यहाँ से लिखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ध्यान देना है। L1 जहाँ है उसको रहने दिए, L1 के अपान में लिख सकते हैं हम L2 इक्वल टू, इसी तरह से अगर A2 को A1 को इस साइड भेज दें तो इसको नीचे लिख सकते हैं A2 अपान A1। ठीक है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी का भी हम यूज करेंगे। ठीक, अब सपोज करिए दोस्तों कि खींचने के बाद जब हम प्रतिरोधों का अनुपात निकालते हैं तो जैसे ही अनुपात निकालेंगे
तो हम इस अनुपात में क्या लिख सकते हैं, इस अनुपात में लिख देते हैं, पहले हम सपोज करिए लिखते हैं R1 बाई R2, मतलब R1 में हम डिवाइड कर रहे हैं R2 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, R1 का फार्मूला था रो L1 अपान A1 अपान रो R2 के लिए क्या था L2 अपान में क्या था A2। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों क्या है कि अगर हम इसमें रो से रो को कैंसिल कर दें, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, तो अगर इस पूरे को हम लोग कैलकुलेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, L1 अपान मिल जाएगा L2 इंटू, और जो A2 है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा A2 और अपान में क्या मिल जाएगा A1। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। आपको ये L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1 ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखिए क्या, अभी क्या वैल्यू मिला हमको, R1 बाई R2 बराबर मिल गया L1 अपान L2 इंटू A2 बाई A1 मिला हुआ था। अब अगर A2 बाई A1 की वैल्यू हम पुट कर दें क्या, L1 बाई L2, तो देखिए अगर L1 बाई L2 है इंटू A2 बाई A1 के जगह पे, A2 बाई A1 के जगह पे हम क्या पुट कर दें, L1 बाई L2। L1 बाई L2 कहाँ से आ रहा है, तो दोस्तों अभी अभी हम लोग जो A1 L1 इक्वल टू लिखे हुए थे, A1 L1 इक्वल टू क्या लिखे हुए थे, A2 L2। ठीक है, क्या लिखे हुए थे, A2 L2। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल रहे हैं L1 बाई L2 की वैल्यू, A2 बाई A1 की वैल्यू, ये A2 है। ठीक है, तो A2 बाई A1 बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A2 बाई A1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं L1 बाई L2। ठीक है, तो जैसे ही इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें दोस्तों ये मिल जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 और टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस रिजल्ट को देखिए क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया R1 बाई R2 इक्वल टू L1 अपान L2 और टोटल का क्या मिल गया दोस्तों स्क्वायर। इसी तरह से दोस्तों अगर हम L1 बाई L2 के जगह पे A2 बाई A1 रख दें, ठीक है, तो A2 बाई A1 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा A2 अपान A1 और टोटल का क्या मिल जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए एरिया तो दिया हुआ है, अब जो हमारे पास क्या है, ये जो वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये एक सर्किल जैसा होता है और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो हमें रिजल्ट के तौर पे मिलेगा जो वो मिल जाएगा R2 अपान R1 और टोटल के पावर में हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर इसको व्यास में भी बदल दें तो व्यास के लिए भी क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यास के लिए हो जाएगा हमारा बस R1 बाई R2 के जगह पे D2 बाई D1 लिख लीजिए। ठीक है, व्यास के लिए क्या हो जाएगा D2 अपान D1 के पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो R2 और D2 के लिए पावर 4 रहेगा, बाकी L1 A2 के लिए पावर 2 रहेगा, इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट ये निकल के आता है दोस्तों कि जो जब चालक तार को खींचा जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध लंबाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यही आर इसके एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक, अगर इसी तरह से हम बात करें दोस्तों इसके चालक तार का जो प्रतिरोध है, अगर उसको बात करें हम रेडियस को लेकर के, तो ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके पावर में, आर के पावर में 4 के। ठीक है, ये जो प्रतिरोध है वो इसकी त्रिज्या के 4 टाइम के व्युत्क्रमानुपाती है। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम डाया की भी बात करेंगे तो सेम बात होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध कितना है हमारे पास 10 ओम। यदि इसकी लंबाई को खींच करके 10% की वृद्धि की जाती है तब नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, ये बताना। दोस्तों इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसको पहले बताते हैं। सपोज करिए कि दोस्तों ये कह रहा है कि तार का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, इसमें 10% को इसकी लंबाई को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो लंबाई में दोस्तों 10% का वृद्धि करने से इसका प्रतिरोध लगभग जो है वो 20% बढ़ जाएगा। लगभग 20% बोल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कितना बढ़ेगा 21%। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जो कंसेप्ट है कि प्रतिरोध जो है क्या है, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोग दोस्तों परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्क्वायर है या कोई मान लीजिए कि वृत्त होता है, तो अगर उसके वृत्त की त्रिज्या में अगर हम क्या करते थे 10% का इंक्रीज कराते थे तो पूछते थे कि उसके एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करते थे कि हम एक फार्मूला का यूज करते थे। सपोज करते थे कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो आर प्लस यहाँ लिखते थे दोस्तों आर का स्क्वायर बाई कितना 100 कर देते थे। ठीक है, सेम दोस्तों वही यहाँ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और ये सारा जो है दोस्तों परसेंटेज में है। ठीक है, तो वो लगाएंगे तो हमें यहाँ से सेम चीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ में जो एरिया होता है ये एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये उसकी त्रिज्या के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से यहाँ रेजिस्टेंस जो है आर वो इसके लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ ऐसा ही फॉलो करता है। अगर यहाँ से निकालें दोस्तों तो आर के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर दें 10, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 10% प्लस 10%। ठीक है, और प्लस दोस्तों क्या मिल जाएगा यहाँ हमें, देखिए 10 गुणे 10, अब बटे क्या लिख देंगे यहाँ हमें 100 है ना, तो 100 लिख देंगे। तो यहाँ पे कट जाएगा पूरा, ये 10 ही है दोस्तों, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, तो 100 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा 1, तो 10 10 20 और यहाँ पे 1 मिल गया हमको, वो हो गया 21। तो ओवरऑल कितना मिल गया हमें 21। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि दोस्तों कि हमें चालक तार जो है चूँकि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल स्क्वायर के। ठीक है, यदि लंबाई में अगर हम कह रहे हैं कि 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके प्रतिरोध लगभग कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो हम मान लिए 20% बढ़ जाएगा। 21 ना मान के क्या मान ले रहे हैं हम, 20% इंक्रीज कर जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि दोस्तों नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने प्रतिरोध का कितना हो गया, 10% खींचने, तो लंबाई तो 10% खींची जा रही है, तो लंबाई के 10% बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में कितना परसेंट वृद्धि हो गया, 21% वृद्धि हो रहा था, लेकिन हम 20% मान ले रहे हैं। ठीक है, तो नया प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये जो पुराना प्रतिरोध दिया है 10 अब प्लस इसी 10 का कितना परसेंट, लंबाई में 10% इंक्रीज कराएं तो उसके प्रतिरोध में कितना परसेंट का इंक्रीज मिला हमको, 20%। ठीक है, तो 20% लिखें। ठीक है, अगर 20% लिखें या दोस्तों प्रतिशत को हटा करके हम इसमें क्या कर दें, डिवाइडेड बाई 100 कर दें, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 2, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिल जाएगा हमको, 12 ओम। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि किसी पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% खींचा जाता है। तार को क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे 10% खींचते हैं। तो पूछ रहा है कि तार के नए प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा और इसका पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो 10% खींच करके अगर क्या करेंगे दोस्तों, खींचा जाता है तार को, तो पूछ रहा है कि नया प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। पहला नंबर तो दिमाग में रख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, दोनों का समान रहेंगे। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा ये हमको ध्यान देना है। 10% का अगर लंबाई में इंक्रीज कराते हैं तो इसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन मिला था, तो दोस्तों इसके प्रतिरोध में परिवर्तन मिला था हमको 21%। ठीक है, ये हम बार बार आपको बता नहीं रहे हैं,
ठीक है, आप ध्यान रखिए कितना बढ़ गया था, 21% बढ़ गया था। अभी यहीं से थोड़ा दोस्तों ध्यान देना है क्या, कि अगर मान लेते हैं कि पहले हमारे पास प्रतिरोध कितना था, आर था, ठीक है। अब जो नया प्रतिरोध होगा आर्यन, आर्यन का मतलब न्यू रेजिस्टेंस, तो वो क्या होगा, तो जो हमारा पुराना प्रतिरोध था आर प्लस आर का कितना परसेंट, आर का दोस्तों 21%, 21% लिखें या 21/100 लिख दें, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ मिल गया दोस्तों आर, कॉमन है निकाल लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस, अब 100 में अगर भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, ओके। अगर दोस्तों जो जोड़ देंगे इसको तो ये मिल जाएगा हमारे पास 1.21 इंटू आर, ठीक है। तो दोस्तों जो नया प्रतिरोध आर्यन मिलेगा, वो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो जो हमारा पुराना प्रतिरोध है उसी का 1.21 टाइम्स हो जाएगा, उसी का कितना गुना हो जाएगा, 1.21 गुना। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ये भी अच्छा ही है। कह रहा कि यदि एक तार को तानित कर, मतलब तान करके इसे 0.1% लंबा कर दिया जाए, ठीक है, तब इसके प्रतिरोध में पूछ रहा है कि 0.05% क्या वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको तार को लंबा करेंगे तो हम जानते हैं कि तार लंबा होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, पहला नंबर। अब कितना परसेंट बढ़ जाएगा वो ध्यान देना है। तो अगर दोस्तों इसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि देखा जाए, ठीक है, तो वही फार्मूला हम फिर लगा सकते हैं दोस्तों, क्या 0.1% प्लस 0.1%, ठीक है। अब प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0.1 इंटू 0.1 और टोटल के अपन में क्या लिख सकते हैं, 100, ठीक है। ये 100 है, 1000 नहीं समझिएगा दोस्तों, 100 है। अभी इसमें इतना लिख दिए ना, तो अभी इसको क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। अब देखिए 0.1 प्लस 0.1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 0.2 हो गया, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा, प्लस लिख सकते हैं, देखिए 0.01, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाइड है, डिवाइड बाई कितना है, 100। अब ये 100 से जो डिवाइड हो रहा है तो ओवरऑल मिला जुला के हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.2%। अब प्लस, अब देखिए इसको हम जोड़े या ना जोड़े फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद आ रहा है, ठीक। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर मिल जा रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, परसेंटेज में परिवर्तन वो आ रहा है 0.2% प्लस 0.0001, ठीक है, परसेंट। तो ओवरऑल देखें दोस्तों तो विकल्प के हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.2% की वृद्धि हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए कि कह रहा है बेलनाकार तार की लंबाई में क्या हम करें, 100% की वृद्धि कर दिया जाए, 100% वृद्धि। तो परिणाम स्वरूप इसका व्यास घटने से प्रतिरोध में पूछ रहा है कितना परिवर्तन मिलेगा। तो दोस्तों इसको भी हम लोग सेम फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें बोल दिया कि 100% की चेंजिंग करने पर तो इसके प्रतिरोध में कुल कितना प्रतिशत का चेंजिंग मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जोड़ लेंगे इसको, 100 प्लस क्या 100 प्लस क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 और टोटल के अपन क्या कर देंगे दोस्तों, टोटल के अपन में भी क्या कर दें हम 100। तो यहाँ से 100 कैंसिल और बच जाएगा दोस्तों, पूरा जोड़ लीजिए 100 मिल करके हो गया 300। तो ओवरऑल कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 300%, ठीक है। कितना होगा दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर, 300%, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया,
तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि बेलनाकार तार की लंबाई को 100% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप व्यास घटने की वजह से इसके प्रतिरोध में कितना % का परिवर्तन आएगा दोस्तों? ये आएगा 300% का परिवर्तन। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी मेथड है, लेकिन हम इसको आपको इजीली मेथड से बता दिए ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है। अगर दोस्तों यही सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से अगर करना चाहें तो मान लीजिए कि पहले इसकी लंबाई जो है ना L1, वो L1 बराबर इसका जो लेंथ है वो 100 है। ठीक है, अब अगर दोस्तों मान लेते हैं कि इसकी लंबाई में कितना बढ़ा दी जाती है, तो इसकी लंबाई में 100% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो L2 बराबर दोस्तों क्या मिल जाएगा हमारा? मान लीजिए कि 100 में 100 जोड़ दें, क्योंकि 100% बढ़ा रहे हैं, तो 100 + 100 मिल गया 200। ठीक है, कितना हो गया? 200 हो गया। अब दोस्तों अगर R1/R2 हम करके निकालें, R1 क्या निकालें? R2, तो यहाँ से दोस्तों क्या मिल जाएगा हमें? L1/L2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए L1 और L2 के जगह पे सीधे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। L1 का वैल्यू 100 अपान L2 की वैल्यू कितना है? 200, और टोटल का क्या कर देंगे? स्क्वायर। और यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 0/0 ये ख़त्म हो गया। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से R2 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो R2 बराबर सीधे लिख सकते हैं 4R1 के। ठीक है, अब अगर हम चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना चाहें, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन देखें तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R का मतलब R2 माइनस R1। R2 का वैल्यू कितना आया? 4R1। 4R1 में से अगर हम R1 को माइनस कर लेंगे, पहले मान लेते हैं प्रतिरोध कितना है हमारे पास? R1, तो यहाँ लिख सकते हैं 4R1 माइनस R1 अपान क्या? R1 होता है। ठीक है, ये दोस्तों परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास 11th में भी देखे होंगे। ठीक है, जब भी ये विश्लेषण कर रहे होंगे, तो यहाँ दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी यहाँ में क्या मिल जाएगा हमको, वो ध्यान देना है। अभी देखिए 4R1 में से एक R1 माइनस करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3R1, और 3R1 के अपान में क्या आ जाएगा दोस्तों? 3R1, और अपान में आ गया R1 और इंटू क्या है? 100। ठीक है, तो R1 से R1 ख़त्म हो गया, तो 3 का गुणा कर देंगे 100 में जब, तो हमें कितना मिल जाएगा? 300%। ओके, तो दोस्तों लगाने का ये दो तरीका है, दो मेथड हमारे पास था। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व करके हम लोग क्या किए? सॉल्व करके देख लिए इसको। डेल्टा R/R इंटू 100 कर दिए एक साइड में, और दूसरे साइड में हमें क्या मिला? मिल गया था हमको 3R1 अपान R1 इंटू कितना? 100। ये प्रतिशत परिवर्तन देखें तो इसमें ये हमारा परसेंटेज में है। R1 से R1 ख़त्म हो गया, तो 300 में जब 3 का गुणा जब हम 100 में किए तो हमें कितना मिल गया? 300% का चेंजिंग आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, देख लिया। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।